अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जुमे के दिन पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में नए वजीर आला का इंतखाब होगा और ये इंतखाब ना सिर्फ मुल्क में मुस्तकबिल की सियासी सिमत का तयन करेगा बल्कि मुआशी गैर यकीनी के हवाले से भी फैसला कुन साबित होगा। इस इंतखाब में मुकाबला तो बज़ाहिर हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही के दरमियान है, मगर इसके नताइज का बराह रास्त असर वफाकी हुकूमत पर भी होगा, जिस पर पहले से ही मुआशी गैर यकीनी और मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करने का दबाव है। मगर इंतखाबात का सबसे अहम पहलू यह है कि तहरीक इंसाफ जिसके पास अक्सरियत है उसे 188 अरकान पंजाब असम्बली की हिमायत हासिल है, मगर वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नून लीग पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम लगा रही है और दावा कर रही है कि आसिफ अली जरदारी की सरबराही में पंजाब असम्बली के अरकान की खरीदो फरोख्त हो रही है। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को करोड़ों रुपए की ऑफर की जा रही है। साथ ही तहरीक इंसाफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और पंजाब के वजीर दाखिला अता तारड़ को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया है। पहले शहबाज गिल ने इल्ज़ाम लगाया कि 25 करोड़ रुपए की पेशकश हो रही है, फिर इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि 50 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है और फिर फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को 40 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। और ये तीनों इल्ज़ाम आज एक ही दिन में सामने आए। साथ ही तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम भी लगा रही है कि उसके अरकान असम्बली को गायब किया जा सकता है और इसी बात पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग के वज़ारत आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट में वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत भी हुई है। दूसरी जानिब साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है कि जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसका नज़ारा आज लाहौर कर रहा है, जहां MPS को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की जा रही है। इस सब के पीछे मरकजी किरदार जरदारी है, जो अपनी करप्शन पर एनआरओ लेता है और चोरी के इस पैसे से लोगों को खरीदता है। इसे जेल में फेंका जाना चाहिए। ये हमारी जमहूरियत पर ही नहीं बल्कि हमारे समाज की अखलाकी बुनियादों पर भी संगीन हमला है। अदालत उज़्मा ने कार्रवाई की होती और इन लोटों को ताहयात ना अहल किया होता तो इस सिलसिले की रोकथाम का कुछ बंदोबस्त मुमकिन होता। क्या तब्दीली सरकार की अमरीकी साजिश से आने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत के सरपरस्तों को कौम के इस संगीन नुकसान का कुछ भी एहसास नहीं? फिर फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि रहीम यार खान से हमारे MPA मसूद मजीद मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपए ले चुके हैं और तुर्की पहुंच चुके हैं। अता तारड़ ने हमारे MPA से राब्ता किया है और आसिफ जरदारी की तरफ से पैसों की ऑफर की है। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को गिरफ्तार किया जाए। हमारे रहीम यार खान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। गजनफर अली चीना, सरदार शहाबुद्दीन और आमिर भक्कर से इन 3 MPAs ने अपने एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं। उनमें ये बताया गया है कि किस तरह से उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की कि आप अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फ़ी MPA दे सकते हैं, क्योंकि हमें जरदारी साहब का इतना ही जो है वो पैसे जो हैं वो हमें हासिल है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डिटेल इंक्वायरी करे और उसके बाद आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। हमें नहीं पता और कितने लोग हैं जिनको इस वक्त ऑफर्स दी जा रही हैं। फवाद चौधरी ने जिन अरकान के नाम दिए उनके बयान हल्फी भी सामने आ गए हैं और तीनों का मतन एक ही है। गजनफर अब्बास, मोहम्मद आमिर और शहाबुद्दीन ने अपने बयान हल्फी में लिखा है कि राहीला नामी MPA ने कल रात मेरे नंबर पर कॉल की, जिसका रिकॉर्ड मेरे फ़ोन में महफूज है, और मेरी अताउल्लाह तारड़ से बात करवाई, जिसने मुझे 25 करोड़ रुपए की पेशकश की कि मैं अपना वोट वज़ीर आला पंजाब के लिए बेच दूं और मज़ीद 10 MPS को इस रकम के बदले खरीदने की कोशिश करूं और हॉर्स ट्रेडिंग में साथ दूं, जिसके लिए मुझे अलग मुंह मांगी रकम दी जाएगी। इसके जवाब में अताउल्लाह तारड़ ने परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि उन्होंने हज के लिए सऊदी अरब में मौजूद नून लीग के MPA इलियास चिन्योटी को 10 करोड़ रुपए की ऑफर की और एक खातून MPA के घर रिश्वत देने के लिए अपने लोगों को भेजा। अता तारड़ ने फवाद चौधरी के इल्जामात को भी मुस्तरद किया और ये दावा भी किया कि मसूद मजीद अप्रैल में ही इस्तीफा दे चुके हैं। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान की कहता हूं कि अगर मैंने आपके इस MPA को चौधरी मसूद जिनका नाम है 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। और अगर आप झूठे हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो ये भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप पर अपना कहर और अजाब नाजिल फरमाए। ये चौधरी मसूद जो PTI के लियाकतपुर से MPA हैं, ये उनका इस्तीफा है और ये आज का नहीं है, ये 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है और
इस्तीफे के बाद आप अगर रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। मौलाना इलियास चिन्योटी हमारे चिन्योट से एमपीए हैं। परवेज इलाही साहब और उनके साहबजादे ने वो हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे। उन्होंने सऊदी अरब की मुकद्दस जमीन पर हज के फरीजे के दौरान मौलाना इलियास चिन्योटी के पास एक शख्स को 10 करोड़ रिश्वत दे के भेजा। हमारी फैसलाबाद से एक एमपीए हैं, बुजुर्ग खातून हैं, बीमार हैं, उनके घर में अपने 2 अजीजों को भेजा रिश्वत के पैसे देकर। अब उनके जो दामाद हैं हमारी एमपी के कर्नल जाहिद, उन्होंने गालियां देकर उन लोगों को घर से निकाला। तो जो आपके लोग पैसे लेकर फिर रहे हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? जो आप जबरदस्ती इस्तीफे लेते हैं वो कंटेम्प्ट में नहीं है? इनके तमाम इल्जामात को रद्द करते हैं और अगर कोर्ट बुलाएगी कोर्ट में जाके बताएंगे कि परवेज इलाही और उसके बेटे मोनस ने कहां पे पैसों की ऑफर की और कैसे की है। नून लीगी एमपी इलियास चिन्योटी ने भी तस्दीक की है कि उनसे सऊदी अरब में राब्ता किया गया और 10 करोड़ रुपए की ऑफर की गई। किसने की, किसने राब्ता किया, ये उन्होंने नहीं बताया। मेरे साथ राब्ते की कोशिश की गई सऊदी अरब में भी, और अभी भी मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे कॉलें आ रही थी। और इससे पहले जो हमारा दूसरा हमारा एक गुजरा है मरहला, उसमें मुझे मेरे जो ताल्लुक वाले थे उनको 10 करोड़ रुपया कहा कि ये एमपीए साहब के लिए 2 करोड़ रुपया उन लोगों के लिए जो कि उनके साथ हमारी डीलिंग करवाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये 10 करोड़ नहीं 10 अरब भी होंगे तो मैं इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। इलियास चिन्योटी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास चिन्योटी साहब, बहुत शुक्रिया मिशन में ज्वाइन करने के लिए। और साहब, किसने आपसे एग्जैक्टली राब्ता किया? कौन वो शख्सियत थी जिसने सऊदी अरब में राब्ता किया, फिर आपने लैंड किया तो फिर आपसे राब्ता किया गया, 10 करोड़ रुपए की ऑफर की गई? नाम बताइएगा। ये आप नाम तो फिर देखें, अमानतें होती है, वो दोस्त होते हैं, उनको एतमाद होता है। जंग के एक दोस्त हैं हमारे पुराने, उनके साथ सियासी ताल्लुक था। तो कोई 6 महीने पहले भी मुझे राब्ता किया, उन्होंने अपने घर भी ले गए कि चलें ऐसा है, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। मैंने अपनी मजबूरी बताई और अपना ज़मीर भी बताया कि भाई नून लीग के टिकट पर मैं कामयाब हुआ हूँ और मैंने ऐसा उनमें कोई फॉल्ट भी नहीं देखा कि मैं कोई शरी खराबी उनमें देखूं, मैं इधर छोड़ कर चला जाऊं। ये इंसानियत के भी खिलाफ है। इंसान ने इस जगह पर, मगर उन्होंने आपको बताया तो होगा ना कि किसके बिहाफ पर, क्योंकि देखिए आप ये खिलाफ है कि आपके एतमाद नहीं तोड़ना, मगर तोहमत लगाना 10 करोड़ रुपए की, अगर इल्जाम आपका दुरुस्त है तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना, या फिर अदालत में जाके साबित कीजिए ऐसे ही इल्जाम आपने। तो किसने किया, किसके बिहाफ पे किया, क्या कहा उन्होंने आपसे? जी, उन्होंने क्या कहा आपसे? किसके बिहाफ पे उन्होंने आपको ऑफर किया और क्या कहा कि किसके, कहां जाओ कहां ना जाओ, और कौन उनको भेज रहा है, कौन 10 करोड़ रुपए दे रहा है, क्या कौन कर रहा है? मैं यहीं होटल पर ठहरा हुआ था, मेरे करीबी अजीज हैं। मैं पहले मुझे कॉलें करते रहे, मैंने नहीं अटेंड की। मेरे बहुत करीबी अजीज हैं कि मौलाना को कहें कि भाई आप इतना करिए, उम्रे पर चले जाएं और 10 करोड़ रुपया मौलाना इलियास चिन्योटी को दे देंगे और 2 करोड़ रुपया जो आप बंदे हमारी डील कराएंगे उनको दे देंगे। अगर अदालत ने बुलाया, मैं तो ये नहीं चाहता, ऐसा गंदी सियासत का मैं आदमी नहीं हूँ कि हर रोज टीवी पर आऊँ। आज तक कुदरतन हम तो आपको देखते रहते हैं, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैं टॉक शो में आता हूँ या कुछ। तो साफ सुथरी एक सियासत हम इबादत समझ के करते हैं। मगर साहब सिर्फ ये बताइएगा कि अब मसला ये है कि वहां से इल्जाम आया, आपकी तरफ से भी इल्जाम आ गया, उसमें मसला है आप जिससे आपने राब्ता किया, आप कह रहे हैं आप उनका जो एतमाद है वो नहीं तोड़ना चाहते, मगर उनसे किसने कहा था? तहरीक इंसाफ में किसी ने कहा था, काफ लीग में से किसी ने कहा था, कौन उनको 10 करोड़ रुपए दे रहा था आपको देने के लिए? उसका तो बता दें, जिसने राब्ता किया था उसका बता दें, जिसने आपसे राब्ता किया और आपका करीबी उसका ना बताएं। देखें आप क्या करेंगे आप इस तरीके से? मैं जो कह रहा हूँ, अगर अदालत में कहीं कभी बुलाया तो मैं बयान दूंगा, लेकिन यहाँ तो टीवी पर आकर बात से बात निकलती है। मैं एक जिम्मेदार शख्स हूँ, जिम्मेदार बाप का बेटा हूँ और मुझे ये ऑफर की गई। और वैसे मैं जाती तौर पर चौधरी परवेज इलाही साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ। अभी जो आपको ऑफर आई है 10 करोड़ की, वो फिर काफ लीग की तरफ से थी या तहरीक इंसाफ की तरफ से थी? क्या किस तरफ से थी ऑफर? काफ लीग की तरफ से। बहुत शुक्रिया इलियास साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाम वो किसी का नहीं बता रहे हैं, मगर बहरहाल आज फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद एमपीए मसूद मजीद के घर के सामने तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लोटे उठाकर एहतजाज किया और मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ लाहौर में भी तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी मुजाहरा किया। जबकि इसके अलावा हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से अपने अपने अराकीन को काबू में रखने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। दोनों तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। अराकीन असम्बली को होटल्स में ठहरा दिया गया है। साथ ही अहम मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ आसिफ जरदारी ने
चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद विक्ट्री का निशान बनाया था, जिसके बाद कयास आराइयां जोर पकड़ गई थी। मगर आज चौधरी शुजात ने भी वाजे कर दिया है कि पंजाब की वजारत आला के लिए उनके उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही ही हैं। लेकिन फिर आज चौधरी शुजात से MKM पाकिस्तान के वफ्द ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुलाकात की है, जिसमें मुल्की और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई है। मुल्क की सियासत मुसलसल बेयकीनी की जद में है। खासतौर पर पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद सूबे में नून लीग की सियासत पर सवालिया निशान लग गया है और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सूरत हाल को संभालने के लिए नवाज शरीफ ने खुद वापस आने का फैसला कर लिया है। लाहौर के 2 होटल्स में मौजूद अपने नुमाइंदों से हम पहले बात करेंगे, जहां हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने अरकान पंजाब असेंबली को ठहराया हुआ है, और फिर बाकी सूरत हाल और पार्टियों का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। पहले ज़ीशान बख्श से बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान को किस तरीके से ठहराया गया है, कितनी तादाद है और कितना एतमाद है? ज़ीशान बख्श। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में मॉल रोड पर वाक़या एक होटल में, जहाँ पर तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो अरकान हैं वो ठहरे हुए हैं। गुज़िश्ता शब तकरीबन 100 के करीब अरकान थे, जिनको गुलबर्ग और लाहौर ही के एक और होटल में ठहराया गया था, लेकिन उस होटल की चूँकि कैपेसिटी कम थी, कल तक अरकान कम पहुँचे थे। आज जो पंजाब असम्बली में मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें जो हाज़िरी लगाई गई उसके मुताबिक कहा यह गया है कि 176 अरकान उस इजलास में मौजूद थे, जिसमें आज शाह महमूद कुरैशी जो तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने खिताब किया, जबकि आज जो बाकी अरकान हैं वो भी लाहौर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और कल दोपहर तक ये दावा किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ अपने तमाम तर अरकान को असम्बली इजलास में उनका नंबर गेम पूरा करके उसके बाद इस होटल में यहाँ पर शिफ्ट करेगी लाहौर मॉल रोड में। मुमकिन तौर पर किसी भी किस्म की कार्रवाई से बचने के लिए मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ ने भी अब वही स्ट्रेटजी अपनाई है जो 16 अप्रैल के इलेक्शन में नून लीग ने अपनाई थी कि तमाम तर अरकान को एक होटल में इकट्ठा किया जाए और उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा रुकन मिसिंग है या कौन सा रुकन मौजूद नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कल खुद लाहौर पहुँचेंगे। गो कि उनका दौरा कराची शेड्यूल था, उसको अब रीस्केड्यूल किया गया और इमरान खान कल का दिन लाहौर में गुजारेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करेंगे, अरकान से इनफरादी तौर पर मुलाकातें करेंगे। साथ ही साथ जो सीनियर अरकान हैं उनकी भी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं, अरकान के ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं और किसी भी अरकान को पार्टी क़यादत को आगाह किए बगैर होटल छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। इस होटल में तकरीबन 150 के करीब कमरे बुक करवाए गए हैं और जो सिर्फ लाहौर में जिन अरकान की रिहाइश गाहें हैं उनको इजाज़त है कि वो आज की रात अपने घर पर गुजार सकते हैं। कल ये कोशिश होगी, चौधरी परवेज इलाही की हिकमत अमली है कि तमाम तर अरकान को होटल में ही रखा जाए और होटल से ही यहाँ से तमाम अरकान PTI की क़यादत के साथ पंजाब असम्बली अपने वोटिंग के अमल का हिस्सा बनने के लिए जाएंगे। शुक्रिया। उस्मान भट्टी से बात करते हैं और वो मौजूद हैं उस होटल में जहाँ पर नून लीग और इत्तेहादियों के अरकान ठहरे हुए हैं। उस्मान भट्टी, इनकी क्या तादाद है और कितना एतमाद है कि ये बचा सकते हैं हमजा शहबाज की वज़ारत आला? इस वक्त मैं लाहौर एयरपोर्ट के करीब जो निजी होटल वाक़ है यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान सूबाई असम्बली यहाँ पर क़याम पज़ीर हैं और इस वक्त तक जो अरकान सूबाई असम्बली की तादाद है वो 150 के करीब है और अभी मज़ीद जो अरकान सूबाई असम्बली है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जब हमारी नून लीग के जो सीनियर क़यादत है उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो हमारा 179 का नंबर है, हुकूमत और जो उसकी इत्तेहादी जमातें हैं वो तमाम अरकान सूबाई असम्बली यहाँ पर पहुँचेंगे आज और कल हमजा शहबाज जो वज़ीर पंजाब हैं वो उनसे खिताब करेंगे। और जब हमारी इनसे बात हुई कि आपको कोई पैसों की ऑफ़र की जा रही है तो अभी तक जो नाम सामने आया वो मौलाना इलियास चन्योकी साहब का सामने आया। जब हमारी उनसे गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि 10 करोड़ की मुझे ऑफ़र की गई और 2 करोड़ रुपया जो है वो जो डील करवाने वाले थे उनको दिया जाना था, मगर मैंने वो डील जो है वो ठुकरा दी। कल तो एक मीटिंग होगी यहाँ पर, हमजा शहबाज साहब उसको वो चेयर करेंगे और परसों जो है ये वोट डालने के लिए सूबाई असम्बली जो पंजाब असम्बली है वहाँ पर जाएंगे बस इसके ज़रिए। और यहाँ पर जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं, यहाँ पर जितने भी मेंबर सूबाई असम्बली पहुँच रहे हैं उनका नाम लिखा जा रहा है ताकि मालूम हो सके कि जो हुकूमत और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके तमाम अरकान सूबाई असम्बली पहुँच रहे हैं ताकि इस चीज़ को चेक किया जा सके कोई भी सूबाई असम्बली का जो रुकन है वो यहाँ पर मिस ना हो। जी बहुत शुक्रिया। राय आपने सुनी है। हमने जो तहरीक इंसाफ के MPs हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, बयान हल्फी दिया है, उनसे भी रब्ता कर रहे हैं, मगर कोई प्रोग्राम में नहीं आ रहा है कि उनके इल्ज़ाम के क्या सबूत उनके पास मौजूद हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। जरदारी साहब पर सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा है, उनका क्या मौक़िफ़ है ये भी आपके सामने रखेंगे। मज़ीद मौक़िफ़ पर हम रखेंगे इसके बाद।
इल्ज़ाम लगाया बराह रास्त आसिफ जरदारी साहब पर। हमारे साथ कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान साहब ने 50 करोड़ रुपए की ऑफर का, साथ में जरदारी साहब को जेल में डालने का कहा है। राना सनाउल्लाह साहब के साथ और अता तारड़ के साथ तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबा भी किया है और कहा है कि अता तारड़ राब्ता कर रहे हैं और एक MPA के फ़ोन से राब्ता कर रहे थे और पैसे जरदारी साहब के बिहाफ पे ऑफर कर रहे थे। तो पैसा जरदारी साहब का वज़ीर आला नून लीग का इतना ज़बरदस्त इत्तेहाद हो गया आप लोगों का। शाहजेब, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि इस वक्त मीडिया को एक चीज देखनी चाहिए कि एक नैरेटिव है जो इमरान खान साहब का या जो बदबूदार गुफ्तगू करने का उनका फवाद चौधरी का, उस बयानिए को आपने लेके चलना है। उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि जी अता तारड़ साहब ने कुछ लोगों को पैसे ऑफर किए हैं और उसको रिलेट कर दिया कि जरदारी साहब दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा देखना होगा कि क्या जरदारी साहब का इसमें कोई इंटरेस्ट है। हुकूमत है मुस्लिम लीग की, पैसे दे रहे हैं जरदारी साहब। अगर तो जरदारी साहब की अपनी हुकूमत हो, उनका कोई पंजाब में बड़ा इंटरेस्ट, हमारे 7 सीटें हैं, हम उतने हद तक स्टेक होल्डर हैं और हम उनके साथ हैं, अच्छे में या बुरे में उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जरदारी साहब क्यों पैसे देंगे पंजाब में? मगर कायरा साहब मगर इसमें एक इशू है कि ज़ाहिर कल जो इजलास हुआ इत्तेहादियों का, उसमें यह फैसला हुआ कि पंजाब में जो हुकूमत है इत्तेहादियों की और जिसके वज़ीर आला हैं हमजा शहबाज, उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उसके बाद मुतहर्रिक भी हुए जरदारी साहब, जो शुजात हुसैन साहब से भी मिले और जरदारी साहब जाने जाते हैं पॉलिटिकल व्हीलिंग एंड डीलिंग के लिए, पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए। तो ये क्यों नहीं हो रहा होगा कि जरदारी साहब एक्टिव और मुतहर्रिक होंगे हमजा शहबाज को बचाने के लिए, जब कल इत्तेहादियों के इजलास में फैसला हुआ है? जरदारी साहब हमजा शहबाज की गवर्नमेंट को बचाने के लिए तमाम पॉलिटिकल मीन्स इस्तेमाल करेंगे, तमाम डेमोक्रेटिक मीन्स इस्तेमाल करेंगे। वो चल के गए चौधरी शुजात साहब के पास। चौधरी शुजात हमारे इत्तेहादी हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट में इकट्ठे हैं, उनका बेटा हमारा वजीर है, उनका MNA हमारा वजीर है, तारिक बशीर चीमा साहब हमारे भाई हैं। तो उनके पास गए कि आपको हमारा साथ देना चाहिए। काफ लीग एक इंडिपेंडेंट जमात है जिसके सरबराह चौधरी शुजात साहब हैं। उनको जाके उनसे अपने इत्तेहाद के लिए, अपने इत्तेहादियों के लिए वोट मांगना तो कोई जुर्म नहीं है। जरदारी साहब जो कुछ कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल मीन्स के और पॉलिटिकल हवाले से या आइन के हवाले से बातें कर रहे हैं। उसको इस बात से रिलेट कर देना कि जरदारी साहब पैसे लगा रहे हैं, तो भाई अगर जरदारी साहब की जमात बच रही हो, उसको इक़्तिदार मिल रहा हो, तो फिर भी चलो इस गई गुजरी आर्गूमेंट को भी थोड़ा बहुत अगर वजन मिल सके। अगर इनके आर्गूमेंट में ये बात होती कि मुस्लिम लीग पैसे लगा रही है, फिर भी कोई बात बनती। इनके लॉजिक कोई नहीं है। और दूसरी बात यह है, मुझे आपसे ये गुजारिश करनी है और आपके जरिए सारे मीडिया से, एक बंदे ने इल्जाम लगा दिया जो बदबूदार गुफ्तगू का मास्टर है, उसका पूरा किरदार, उस पर इससे ज्यादा मैं बात नहीं करता, मुझे अफसोस है ये लफ्ज भी इस्तेमाल करते हुए। लेकिन शाहजेब एक बंदे ने बात कह दी, उसके जवाब में अता तारड़ ने कहा मैं कुरान पे हाथ रख के कहने को तैयार हूं, मैं हर तरह का हलफ देने को तैयार हूं कि मैंने किसी बंदे को यह नहीं कहा। इसके बावजूद फवाद चौधरी जैसे ऐसे शख्स जो झूठ का मास्टर है, जिसका सारा किरदार और माजी लफ्ज बातों पर मुश्तमिल है, नॉन सीरियस है, उसकी बातों को लेके एक पूरे प्रोग्राम हो रहे हैं। मगर कायरा साहब इसमें एक इशू है। कायरा साहब, फवाद चौधरी साहब को भी हमने प्रोग्राम में आने की दावत दी है, प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर वो आना चाहे, प्रोग्राम लाइव है। मगर तारड़ साहब ने अपना दिफा तो किया है, उन्होंने भी आगे से इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने भी कहा है कि हमारे MPA को 10 करोड़ रुपए दिए गए, हमने वो इल्जाम भी दिखाया है और उस MPA को इंटरव्यू भी किया है। तो जब इल्जाम दोनों तरफ से लग गए हैं पैसे लेने और देने के, और मसला ये हो रहा है कि कायरा साहब ये तो वो MPAs हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ा तहरीक इंसाफ को, जो 20 थे छोड़ गए, हार गए और तहरीक इंसाफ जीत गई और अब अक्सरियत में आ गई। तो ये क्यों छोड़ेंगे? अदरवाइज क्यों फिर कॉन्फिडेंस है इस बात का कि आप हमजा शहबाज को बचा लेंगे अगर पैसा नहीं चल रहा है? शाहजेब, मेरा सवाल ये नहीं है कि आप उनको अच्छा कहें और मुझे बुरा कहें, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी सवाल रेज कर रहा है, अगर फवाद चौधरी कह रहा है कि ये गलत हुआ है, तो उसका तो स्टाइल सारी जिंदगी का ही है ना कि वो तो झूठ बोलेगा, झूठ का मास्टर है, उसी के ऊपर उसकी पॉलिटिक्स है। उससे जरूर पूछें कि तुम सब्सटेंशिएट करो, किसी बंदे का नाम लेके इल्जाम लगा रहे हो। अब जरा गौर करें, फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो चल गई, उसके बाद उस पर मैराथन डिस्कशन हुई, आर्ली उस पर न्यूज चली और उस पर प्रोग्राम हुए।
कितने लोगों के जहनों में ये बात कंसोलिडेट हुई होगी, हम कितनी जवाब दे सकेंगे इस बात को? उसके जवाब में अगर अता ने कहा है तो अता से भी सवाल करें। मतलब हमने दोनों को ही बुलाया, मगर कायरा साहब उनके 3 लोग एफिडेविट लेके भी चले गए हैं। 3 एमपीएस ने अदालत में, वो कह रहे हैं एफिडेविट जमा कराने लगे हैं, और उस एफिडेविट में एक ही टेक्स्ट लिखा हुआ है तीनों ने, और तीनों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि अदालत ने कॉल की और जो बात की, एक एमपीए के फ़ोन से बात की गई राहिला साहिबा के, और यही कहा गया कि जी 25 करोड़ रुपए की पेशकश है वज़ारत आला पंजाब के लिए। मेरा शाहजेब सवाल ये है कि एक ही जिला, ऑलमोस्ट एक ही जिला भक्कर और जो लिया है, ये साथ साथ एक ही जिले की बातें हैं, उनके लोगों से बात की गई, ये अलेजिडली। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं कि हमें कहा गया, उसके जवाब में अता ने कहा मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूं, मैंने नहीं कहा, मैंने किसी को लालच नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद इस पे प्रोग्राम हो रहे हैं, इस पे आर्ली न्यूज चल रही है, फवाद चौधरी को हैमर बीट कर रहा है, वो तो झूठ के सारे खड़ा है। वैसे तो आप आप इस बात के हामी हैं कि अदालत में फिर ये अदालत ये फैसला करे, टेकअप करे, और इस बात के सबूत तहरीक इंसाफ दे, और अदालत फैसला भी करे कि इल्जाम सच्चे थे या झूठे थे। मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूं, लेकिन अगर मैं इसको अदालत में लेके जाऊं तो डेफर्मेशन के तौर पे लेके जाऊंगा ना। अगर मैं डेफर्मेशन के लॉ को देखूं तो वो बड़ा कमजोर है, और अगर डेफर्मेशन के लॉ को मैं मजबूत करने की बात करता हूं तो फिर आप कहोगे कि जी मीडिया का गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया बिल्कुल नहीं कहता कि आप डिफेमेशन के लॉ को मजबूत ना करें। मीडिया तो जो पीका किस्म की अमेंडमेंट्स होती हैं, जिसमें जबरदस्ती बगैर किसी सबूत के गिरफ्तारी की कोशिश की थी तहरीक इंसाफ ने, या 2016 का लॉ नून लीग का भी जो था, उस पर एहतजाज करते हैं। आप डिफेमेशन को करें, हमारे तो अपने इतने केसेस है डिफेमेशन के जिनके फैसले नहीं आ रहे, बिल्कुल करें। मैं डिफेमेशन के कानून को उनके हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब भी हमारे दौर में, मैं खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हूं, हमारे दौर में भी, उसके बाद भी, जब भी हमने डेफर्मेशन के लॉ को मजबूत करने की कोशिश की है, उसके ऊपर सबसे पहला हमारा भी एतराज रहा, बाकी साथी कुत्तों का भी, बाकी लोगों का भी, लेकिन सबसे पहला एतराज मीडिया का आया। अच्छा, मीडिया को सूरत में आया जब ये डिफेमेशन के लिबादे में ये कोशिश की गई कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को साइलेंस किया जाए, नून लीग के दौर में आया, आप भी उसके खिलाफ थे, पीटीआई ने करने की कोशिश की, आप भी उसके खिलाफ थे। शायद मेरी बात सुन ली, मैंने आपकी बात सुन ली, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं जब भी इस कोशिश में जाता हूं तो ये एक अदालती कोशिश है, एक कानूनी कोशिश है। आपको अगर मैं भी इल्जाम लगा रहा हूं और वो किसी की जाती फेम को, उसके कैरेक्टर को, उसके ऊपर इल्जाम लग रहा है, तो आप उससे ये तो पूछो ना कि यार इसका कोई सबूत, कोई लॉजिकल उसका कंक्लूजन तो दे दो। जरदारी साहब पंजाब की हुकूमत बचाने के लिए पैसे लगा रहे हैं, हुकूमत मुस्लिम लीग की है, हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर है, उसको बचाने के लिए जरदारी साहब पैसे क्यों लगाएंगे? अगर लगाने की बात हो भी, ये घटिया तरीन इल्जाम जो फवाद चौधरी जैसे शख्स ने, जिससे इससे अलावा कोई तवक्को नहीं हो सकती, उससे इसमें कोई लॉजिक तो हो। खैर साहब, जो इल्जामात बगैर सबूत के लगाने पे आपका एतराज दुरुस्त है कि जो बगैर सबूत के इल्जामात लगाए जाते हैं उसका सिलसिला चल रहा है, मगर मसला है कि मीडिया में, और जब इस तरीके से एक सियासी सिचुएशन है, हमने फवाद चौधरी साहब को भी दावत दी, उनके 3 एमपीएस को भी दावत दी, जो चिन्यूटी साहब हैं नून लीग की तरफ से जिन्होंने इल्जाम लगाया, उन्हें 10 करोड़ रुपए मिले, उन्हें भी दावत दी, वो आ गए, फिर जरदारी साहब पर इल्जाम है तो आपका मौकफ ले रहे हैं, तो सबका मौकफ जा रहा है, और जाहिर अदालत ने फैसला करना है कि इल्जाम दुरुस्त है या गलत है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि फवाद ने जरदारी साहब पे इल्जाम लगा दिया और घटिया तरीन जबान में इल्जाम लगाया, खैर उससे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस आदमी से घटिया ही बातों की तवक्को हो सकती है, और मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि ये मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूं। शाहजेब, सवाल ये है कि इस वक्त जो हालात बने पड़े हैं, जो बातें पीटीआई करती रही है, जो इमरान खान ने, जो सदर पाकिस्तान ने, जो स्पीकर कौमी असम्बली साहब का और जो डिप्टी स्पीकर साहब ने बातें की, और जो चौधरी परवेज लाई ने बातें की, और जो इमरान खान ने चौधरी परवेज लाई के बारे में कहा, उसके ऊपर बात नहीं हो रही, और एक अजम्पशन के ऊपर एक झूठे शख्स ने एक झूठी बात कि वो मीडिया के मास्टर्स हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई ने, इमरान खान ने, उसकी टीम ने झूठ को बहुत आला बेचा, उन्होंने साजिश का बयानिया इस तरह बेचा, आप भी जानते हैं, सारी कौम जानती है, मैं भी जानता हूं वो झूठ है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने पूरा एक व्यू खड़ा कर दिया सोसाइटी का। इसी तरह उन्होंने कहा मुझे मेरी जान को खतरा है, और जो बाकी बातें हैं इसके ऊपर उनका प्ले अप बहुत अच्छा है, उन्होंने इसको मैनेज अच्छा किया, लेकिन झूठ के सहारे एक बंदा खड़ा करके किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है,
इसको जरूर देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस बात पर एतराज़ उठा रहे हैं कि फिर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, माजी के इल्ज़ाम की तरह वो ये बात कर रहे हैं। नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि नवाज शरीफ के वापस आने की बातें भी हो रही हैं। नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा, आपको तो ज़ाती तौर पर जरदारी साहब पे भरोसा नहीं था, ये आप कह चुके हैं, मगर अब इतना भरोसा कि पैसा आसिफ जरदारी का और वज़ीर आला नून लीग का, वो भी शहबाज शरीफ साहब का बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बिस्मिल्लाह तो वैसे भी पढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने खुसूसन पढ़ी है कि ताकि मैं खुदा न खास्ता को गलत बात न कहूँ। शाहजेब देखें, जरदारी साहब की पार्टी जो है वो हमारे हलीफ हैं। जिस तरह दूसरी पार्टियाँ हम उनके हलीफ हैं, वो हमारे हलीफ हैं। इसलिए और वो तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद जो है एक मिनिमम एजेंडे के ऊपर हम इकट्ठे हुए जब वोट कॉन्फ्रेंस का वक्त आया, और अल्लाह के फजल से उस इकट्ठे होने का नतीजा ये निकला कि हमने वोट कॉन्फ्रेंस में कामयाबी जो है हासिल की। तो इसलिए नॉट विद स्टैंडिंग द डिफरेंसेस वी गैदर्ड फॉर एक मुश्तरका जो एक एजेंडा था, उसके लिए हम इकट्ठे हुए। अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता फरमाई जो है। और इस वक्त कोलिशन पार्टनर्स जितने भी हैं, जितनी भी हम पार्टी हैं, उनमें एक बड़ा आइडियल किस्म का रिलेशनशिप है और एक एतमाद की फ़िज़ा जो है वो कायम और दायम है, इंशाअल्लाह ताला कायम भी रहेगी। जहाँ तक मैंने ये इब्तदाइया आपका सुना है, देखें ये जो एक जंग के जो टैक्टिक्स होते हैं, चाहे वो इंतखाबी जंग हो या फसले की जंग हो, उसमें ये प्रीएम्प्ट करने के लिए ये जिस तरह बातें कर रहे हैं, आप देखें इमरान खान साहब, फवाद साहब और कौन किसी का नाम, आपने 2 नाम और लिए, 4 नाम आपने लिए हैं जिन्होंने पीटीआई की तरफ से कहा है कि इतने पैसे ऑफर हुए हैं। 3 तो एमपीएस हैं। इसके अलावा इमरान खान, शहबाज गिल और फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया, एक ने 25 करोड़ का, एक ने 40 करोड़ का, एक ने 50 करोड़ का। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये सब ने मुख्तलिफ रकम क्यों जो है एक ही पार्टी के हैं, एक ही पार्टी को ऑफर हुई है, तो ये रकम क्यों मुख्तलिफ है? ये सारा एक ड्रामा है कि जी पैसे ऑफर हो रहे हैं। जिस तरह 17 के इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा था XYZ जो है वो धांधली करेगा, वो ये होगा और इलेक्शन हम जो है लूटने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो उस वक्त भी प्रीएम्प्ट किया जा रहा था और आज भी जो है पैसे की जो है वो शोर मचा के प्रीएम्प्ट किया जा रहा है। किसी को पैसे नहीं गए, और ये बड़ी फैंटास्टिक किस्म की अमाउंट्स हैं। किसके पास इतने वसाइल हैं, किसके पास इतनी दौलत है कि वो एक बंदे को 50-50 करोड़ रुपया जो है ऑफर करे। ये एक जंग का जो हरबे होते हैं, ये उसके तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई बंदा इसके ऊपर यकीन नहीं करता। मगर ख्वाजा साहब, इसमें मसला ये है कि देखिए, उनके जितने लोग नाराज थे, अगर जिसके ऊपर भी वो माजी में कह चुके हैं कि उन्हें भी पैसा उन पर चलाया गया था, वो तो डी-सीट हो गए, उसके बाद बाई इलेक्शन लड़ लिया। ये तो वो लोग हैं ना उनके जो कि उनके साथ खड़े रहे। तो अब अचानक उन्हें क्यों ख्याल आएगा, जब उन्हें नजर आ रहा है कि पंजाब में तो इमरान खान इतने पॉपुलर हो गए हैं कि बाई इलेक्शन में 16 सीटें निकाल गए हैं, तो 15 सीटें निकाल गए, तो फिर उन्हें क्यों अचानक ख्याल आएगा कि उन्हें अब जाके परवेज इलाही को वोट नहीं देना है और इमरान खान की बात नहीं माननी है? वो क्यों अपने सियासी मुस्तकबिल पर इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे अगर पैसा नहीं है? देखिए, जो आपने बात की है उसके 2 पहलू। एक तो पहलू ये है कि जो पिछली दफा टोटल वोट लिए थे पीटीआई ने इन 20 सीटों के ऊपर, पीटीआई ने तकरीबन महज 2.25 लाख या 2.5 लाख वोट जो है उससे ज्यादा लिए है इस इलेक्शन में। हमने पिछली दफा जितने वोट लिए थे उससे हमने तकरीबन 1,85,000 या 83,000, तकरीबन 2.25 लाख आप कह सकते हैं ज्यादा वोट लिए। हमारे पास जो है पिछली दफा इन हल्कों में 7 के ऊपर हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं थे, बाकी 13 के ऊपर हम हार गए। आज़ाद अराकीन जो है इसके ऊपर ज्यादा जीते। तो मैं समझता हूँ ये तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने इनरोड्स बनाए हैं और 20 में से 5 सीटें इस वक्त हमारे पास हैं। तो इसलिए शिकस्त को या डिफीट का नाम इसको देना जो है मैं समझता हूँ कि सरासर गलत है। मैं समझता हूँ कि हमने एक
सीट या सीटें जो हैं जिनके ऊपर हमारा कोई मकाम नहीं था, हमने वहां पे मकाम बनाया है। मगर ख्वाजा साहब उसमें मगर ख्वाजा साहब तो फिर आप मगर उसमें मसला ये है कि अक्सरियत तो नहीं है ना आपके पास। ऐसी सिचुएशन में अगर आप जबरदस्ती हमजा शहबाज को बनाएंगे वजीर आला, आप पैसे का डिनाई कर रहे हैं मगर एक इंस्टेबिलिटी ही लेकर आएंगे, इमरान खान साहब फिर सुकून से तो नहीं बैठेंगे। तो ये दुरुस्त होगा ये जो करने जा रही है नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर? मेरी बात सुने, मैं उसका आर्गुमेंट आपको देता हूँ। देखें, परवेज इलाही साहब जो हैं, चौधरी साहब मोहतरम जो हैं, उनके पास 10 सीटें हैं और 10 सीटों पे पीटीआई के अंदर जो रैंक एंड फाइल है उनका वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि 10 सीटों वाला जो है चीफ मिनिस्टर हम बनाएं, वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। उनमें कुछ कैंडिडेट भी मौजूद हैं जो चाहते हैं कि जी वो चीफ मिनिस्टर बने, इसलिए उनकी अपनी एक रिफ्ट है जिसको जो है वो शुगर कोट कर रहे हैं या उसको कवर अप कर रहे हैं, कह के कि फलां पैसे दे रहा है, फलां पैसे दे रहा है। उनको खतरा है कि उनके अंदर से तोड़ फोड़ होगी और डिफेक्शंस होंगी और लोग जो है वो अब्सटेन कर जाएंगे या इस्तीफा दे जाएंगे ताकि उनका जो 188 या 190 या जितना भी नंबर है वो कम हो जाए और जो हमजा के साथ जो नंबर है वो नंबर जो है वो भारी साबित हो, वो हावी साबित हो। ये सारी गेम है। इसके अलावा जो वजीर आला बनना भी चाहता है वो इमरान खान की इतनी बड़ी नाराजगी कैसे मोल लेगा, क्योंकि वो एनीवे डी सीट होगा और बाद में पीटीआई का टिकट उसको नहीं मिलेगा। पीटीआई का टिकट अब एक हॉट टिकट हो गया है पंजाब में जो कि बाई इलेक्शन से नजर आ रहा है, तो वो इमरान खान की इतनी बड़ी नाराजगी मोल लेगा क्योंकि वो छुप तो नहीं सकता अगर एब्सेंट होगा। अदब के साथ जो है आपसे इस बात पे इख्तिलाफ करता हूँ। हमने कोई सेटबैक नहीं हुआ हमें पंजाब में जिससे आप कह सकेंगे पीटीआई जो है हावी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे पास जो है वहाँ पे जो है वो 180 सीटें हैं या 179 सीटें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी कोई बात नहीं है और आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला जो है ये मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है कि हमने वोट ज्यादा लिए हैं पिछली दफा से। हमने हर सीट के ऊपर कंटेस्ट किया है। पिछली दफा इन 20 में से 13 सीटों पे कंटेस्ट किया था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये आपका जो एनालिसिस है मैं उसे अदब के साथ उस पे इस दफा आपके साथ आजाद उम्मीदवार भी मौजूद थे ना जिन्होंने आपको और पीटीआई दोनों को हराया था, तो इस दफा वो भी आपके साथ थे, तो आपका और उनका वोट कंबाइन हुआ है, फिर भी तहरीक इंसाफ जीत गई है उन 10 में से 8 सीटों पर जो इंडिपेंडेंट की थी। देखिए इस दफा जो है वो शेर के निशान का मैं वोट ले रहा हूँ। पिछली दफा शेर के निशान का वोट ले रहा हूँ। पिछली दफा भी बल्ले का निशान का वोट ले रहा हूं और अब का भी बल्ले के निशान का वोट ले रहा हूं। मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहा। जो आप बात कर रहे हैं वही बात मैं कह रहा हूं। पिछली दफा बल्ले को जितने वोट मिले थे उससे 2.25 लाख या 2.5 लाख वोट ज्यादा उनको मिले। हमें जो जितना वोट मिला था इसके ऊपर शेर के ऊपर उससे हमें 1,83,000 वोट ज्यादा मिला है और साथ जो है जो इंक्रीज है हमारी इंक्रीज जो है वो तकरीबन 39% है वोटों की, वेयर उनकी इंक्रीज जो है वो 27 या 28% है। तो मैं समझता हूं कि इसको इंटरप्रेट जो है गलत किया जा रहा है। ख्वाजा फिर ऐसी सूरत में आप नहीं चाहेंगे फिर कि आप लोग इलेक्शन में जाए? आप तो ज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को समझते हैं, सियालकोट का अहम हल्का आपका हल्का है, क्या ये दुरुस्त है कि फिर बाकी नवाज शरीफ साहब भी सोच रहे हैं, वो पहले भी चाहते थे कि बजाय इसके कि हुकूमत की जाए इलेक्शन में जाया जाए, और वो अब भी चाह रहे हैं कि वापस आया जाए, और नून लीग डिमांड कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, उनके जो केसेस में जो कुछ उनके साथ हुआ, एक राहदारी रिमांड भी मिले, उनकी जमानतें भी हों, उन्हें भी कैंपेन करने का मौका मिले, वरना फिर इमरान खान के भी फॉरेन फंडिंग केस का और सबका फैसला हो। आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस आने दिया है, वरना फिर उनके भी फैसले हो सारे के सारे इमरान खान के। मैं समझता हूं कि ये जो आपने सारी बात की है 100% इंसाफ पे मबनी है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन अगर कल होने हैं या परसों होने हैं या दिसंबर में होने हैं या अगले साल अगस्त में होने हैं, जब भी होने हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड देखें, मुझे इस बात पे फख्र है कि हमजा की हुकूमत ने जो है वो जमहूरियत को धब्बा नहीं लगने दिया। अवामी जो राय है उसके तकद्दस पे पहरा दिया। 17 को कोई उंगली नहीं उठा सकता कि उस इलेक्शन के ऊपर जो हमजा की हुकूमत ने जो है इलेक्शन कंडक्ट किया है। और अल्लाह के फजल से मैं समझता हूं कि इसमें इस कैंपेन में जो रोल जो है मरियम नवाज ने अदा किया है वो बड़ा पिवटल रोल था। हमारे लोग थे, बहुत सारे लोग नाराज थे, इसलिए नाराज थे कि पीटीआई के लोगों को हमने टिकट दे के जो है वहां पे इलेक्शन लड़वा रहे हैं और उनका अगले इलेक्शन में इलेक्शन लड़ना जो है मुहाल हो जाएगा या उनको टिकट नहीं मिलेगा। इसलिए ज्यादातर सीटों के ऊपर हमारा जो वर्कर था वो ल्यूकवार्म था, वो उतना जोश खरोश में नहीं था जितना वो अपने इलेक्शन के लिए होता। तो उसका भी एक है।
अगर अगले इलेक्शन में कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें जो है मियां साहब वापस आ जाते हैं और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, तो आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट, अल्लाह के फजल करम से, उसकी मेहरबानी से एब्सोल्युटली कोई मुझे शक नहीं है इस बात के ऊपर कि पंजाब जो है जिस तरह हम माजी में जीते आ रहे हैं उसी तरह जीतेंगे और दूसरे सूबों में भी। मगर फिर आपको इसमें तो डाउट है ना कि अगर नवाज शरीफ ने कैंपेन नहीं की तो आप इमरान खान का मुकाबला करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, अगर नवाज शरीफ वापस आके कैंपेन आपके लिए नहीं करेंगे। देखें, मुझे कभी उम्मीद है कि ये सिचुएशन नहीं होगी, मियां साहब इलेक्शन में यहाँ पे मौजूद होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी ये चीजें सारी अल्लाह के हाथ में। मुझे भी बता दें आपको, मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर पूरी उम्मीद है कि मियां साहब इस इलेक्शन में होंगे और वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। और आपको जिस तरह इस इलेक्शन में मरियम नवाज ने लीड किया है, अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ लीड करेगा। और आपको इस बात की कितनी उम्मीद है कि हमजा शहबाज की वज़ारत आला बच जाएगी? देखिए, ये डाइसी सा मसला है और एक दिन रह गया, मेरा कल का दिन ही है, परसों पता लग जाएगा। मैं आई रिफ्रेन फ्रॉम स्पेकुलेटिंग, लेकिन मेरी दुआएं तमाम तर जो है हमजा के साथ हैं। अल्लाह ताला हमजा को कामयाबी दे, उसने बड़ी कुर्बानी दी है, 2 साल कैद रहा है और जिस तरह ये आज कैद की बात करते हैं, जिस तरह ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग कहीं जेल में डाला जाए, ये अभी जो है आज मैं सुबह पढ़ रहा था कि ये जो चीज़ है, ये जेलों में डालना और अपने ज़ाती अनाद का जो है उसका बदला जो है हुकूमती अदारों के ज़रिए या कवानीन को तोड़ मरोड़ के उसके ज़रिए करना, मैं समझता हूँ सियासत में सबसे ज़्यादा घटियापन ये होता है और ये 75 साल में बहुत दफ़ा हुआ है और अभी भी हो रहा है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि सियासतदानों को कोई अकल आए और एक ऐसे मिनिमम एजेंडे के ऊपर जो है वो मुत्तफिक हों जिसमें ये तलखी और ये एक एक्रिमनी जो है और ये जो जहर घोला गया हमारी सियासत में इमरान खान ने, कम अज़ कम वो जहर जो है इस सियासत से निकले और सियासी लोग जो है एक दूसरे की इज्जत करें और अपने आप को तमाशा ना बनाएं। तमाम अदारे जो हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, एस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, सारे अदारे जो हैं, उन्होंने बाय एंड लार्ज पिछले 75 साल में जो है अपने अंदर की महाजराई कभी भी जो है सड़कों पे लेके नहीं आए। अल्लाह ताला उनको यूनिफाइड रखे, तमाम अदारों को यूनिफाइड रखे, उसमें हमारे मुल्क की बका है, उसमें हमारे मुल्क की इज्जत है। लेकिन हम सियासतदान जो है दस्तगिरबान होके जो है अपना भी तमाशा बनाते हैं और साथ मुल्क का भी तमाशा बनाते हैं। बहुत शुक्रिया खौर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और रामपुर में बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले एक अहम खबर आई है। ज़राए के मुताबिक सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला और कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 245 पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी करने का फैसला कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। MQM, चीफ सेक्रेटरी सिंध, GDA और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से दरख्वास्त की गई थी कि बारिशों की वजह से इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा NA 245 पर 27 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होना था, जिसे अब मुलतवी कर दिया गया है। ये नशिस्त तहरीक इंसाफ के MNA आमिर लियाकत हुसैन की वफात के बाद खाली हुई। पाकिस्तान की सियासी क़यादत इस बात में मसरूफ़ है कि पंजाब में वज़ारत आला किसके हिस्से में आएगी। एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, पैसा चलाने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अक्सरियत होने के बावजूद नून लीग का दावा है कि पंजाब में हमजा शहबाज की वज़ारत आला को बचाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इलेक्शन वाले दिन इधर उधर भी हो सकते हैं, ये भी दावा है। पंजाब में तहरीक इंसाफ नून लीग पर और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी पर उसके अरकान असम्बली को 25 से 50 करोड़ में खरीदने का इल्ज़ाम लगा रही है। और दूसरी तरफ मार्केट में मुसलसल खतरात और खदशात बढ़ रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की बार बार की यकीन दहानियों के बावजूद भी मार्केट का एतमाद बहाल नहीं हो रहा है। रुपया आज मजीद 3 रुपये गिरा और डॉलर के मुकाबले में 225 का हो गया है। और आज बैंक्स ने 245 रुपये तक जाकर LCs खोली हैं। कमर्शियल बैंक्स आमतौर पर करेंसी गिरने का रिस्क कवर करने के लिए अपना मार्जिन रखते हैं, मगर इस वक्त मार्केट में इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल है कि 20-20 रुपये का मार्जिन रखा जा रहा है, जिससे मार्केट में मजीद पैनिक की सूरत हाल पैदा हो गई है कि रुपया आखिर कहाँ जाकर रुकेगा। मुल्क की मईशत आखिर डिफ़ॉल्ट से कैसे बचेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के बाद फिच ने भी पाकिस्तान का आउटलुक मनफी कर दिया है। बैरूनी फाइनेंसिंग और सियासी अदम इस्तेहकाम के खतरात बताए हैं। IMF ने शर्त लगाई है कि पाकिस्तान प्रोग्राम की बहाली से पहले दोस्त ममालिक से $4 अरब का इंतजाम करे। दोस्त ममालिक की तरफ से अब तक
इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया है, इसलिए भी मार्केट्स में गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम है। हालांकि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बार बार यकीन दहानी करा रहे हैं कि दोस्त ममालिक से फंडिंग का इंतजाम हो गया है। उन्होंने आज भी बताया कि 4 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है, मगर 8 अरब डॉलर्स का इंतजाम हो गया है। IMF ने यह कहा था कि 4 बिलियन की फंडिंग का गैप है वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक गिनने के बाद भी। एक दोस्त मुल्क ने हमको 1.2 बिलियन डॉलर की ऑयल फाइनेंसिंग का कहा हुआ है और 1 साल की डिफर्ड पेमेंट में तो 1.2 बिलियन ये हो गए। एक और मुल्क है जो कह रहा है कि हमको कम से कम 1 से 2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करना है। एक दोस्त मुल्क ने यह कहा है कि वो कुछ गैस भी हमको डिफर्ड पेमेंट पे देंगे और 200 मिलियन से 300 मिलियन का होगा। मैं 200 के छोटी फिगर लगा लेता हूँ तो वो 2.4 बिलियन होता है, तो ये मैं 4 बिलियन के ऊपर पहुंच गया हूं। अब उसके अलावा एक दोस्त मुल्क ने 2 बिलियन डॉलर्स डिपॉजिट करने का कहा है, तो 6.6 बिलियन हो गए। और एक दोस्त मुल्क ने 2 बिलियन SDRs का कहा है, जो कि 2 बिलियन डॉलर से कई ज्यादा होते हैं। जो SDRs होंगे वो दिसंबर तक होंगे। डिफर्ड पेमेंट्स हैं तेल की, वो फिलफौर हो जाएंगी। जो डिपॉजिट्स हैं और गैस की डिफर्ड पेमेंट्स हैं वो कुछ दिनों में होंगी। मैं आपको अब तक 8 बिलियन का हिसाब दे चुका हूँ। इस साल रवा माली साल में मुझे मुहैया होंगे। मगर मार्केट्स में एतमाद नहीं आ रहा है। स्टेट बैंक के पास महज 9.7 अरब डॉलर्स के ज़खायर हैं और वो मार्केट में मुदाखलत करके रुपए में होने वाली सट्टेबाजी और कयास सराइयों को रोकने की सलाहियत से महरूम है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय रुपए में डॉलर के मुकाबले में चंद रुपए की गिरावट के बाद आलमी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक भारत के सेंट्रल बैंक ने भारतीय रुपए को संभालने के लिए मार्केट में 100 अरब डॉलर्स डालने का इंदिया दिया है, क्योंकि भारत के पास 642 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर थे, जिनमें 60 अरब डॉलर्स की कमी आ चुकी है, जिसकी वजह भारत से होने वाला आउटफ्लो भी है। और वहाँ के सेंट्रल बैंक की तरफ से भारतीय रुपए की कदर को गिरने से बचाने के लिए मार्केट में डॉलर बेचना भी है। भारत के पास अब भी 580 अरब डॉलर्स के ज़खायर हैं, जो दुनिया में 5वें नंबर पर हैं। इसलिए वहाँ के सेंट्रल बैंक के पास भारतीय रुपए की कदर को संभालने के लिए मुदाखलत की सलाहियत मौजूद है और वो 100 अरब डॉलर्स तक मार्केट में बेचने का इंदिया दे रहा है, ताकि भारतीय रुपए की कदर में अदम इस्तेहकाम ना आए और कयास आराइयाँ ना हो। अब एक लम्हे के लिए सोचिए कि भारत पाकिस्तान से कितना आगे निकल गया है। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर्स के करीब तो उनके 650 अरब डॉलर्स के करीब, यानी हमारे टोटल मुआशी साइज से तकरीबन दुगने भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर रहे हैं। इसमें से 100 अरब डॉलर्स भारत अपने करेंसी बचाने के लिए मार्केट में डालने को तैयार है और ये 100 अरब डॉलर्स पाकिस्तान के तकरीबन 30 साल के तरक्याती बजट के बराबर है, तकरीबन 15 साल के दिफाई बजट के बराबर है, हमारी टोटल मईशत के तकरीबन 30% के बराबर है, हमारी 3.25 साल की बरामदात के बराबर है। मगर पाकिस्तान में रुपया संभालने के लिए स्टेट बैंक के पास ज़खायर ही नहीं है और दूसरा पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने दावा किया कि जुलाई के 18 दिन में हमारी दरामदाद नीचे आई हैं और सिर्फ 2.6 अरब डॉलर्स रही हैं। इसलिए इस माह 5.5 से 6.25 अरब डॉलर्स की दरामदाद होंगी और करंट अकाउंट खसारा भी काबू में होगा। मगर इस बात से भी एतमाद बहाल नहीं हुआ है। क्यों रुपया गिर रहा है, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान साहब मौजूद है। बोस्तान साहब बहुत शुक्रिया। बोस्तान साहब, क्या वजह है, हुकूमत बार बार यकीन दहानी करा रही है मगर चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, रुपया मुसलसल गिरे जा रहा है, क्या पैनिक है, पैनिक में लोग बाय कर रहे हैं? ये ज़िमनी इलेक्शन ने ऐसा अपसेट किया है कि पूरी हुकूमत, सियासत और मैशत को भी अपसेट कर दिया है। और ये जो आप कह रहे हैं इसमें बिल्कुल बात ये सही है कि इस वक्त इम्पोर्टरों ने फॉरवर्ड में बहुत ज़्यादा बुकिंग की हुई है, अब वो मिच्योर हो चुकी हैं और हुकूमत ने के बाद इतने डॉलर नहीं हैं जितने कि इम्पोर्ट बिल जो है ड्यू हो गए हैं। तो अभी इसी वजह से बैंकों में डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अभी हुकूमत को जो सबसे बड़ा मसला एक तो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसकी मैशत को भी दो चार कर दिया। और मैं समझता हूँ मैशत का दरवाज़ा सियासत होता है और सियासत अगर डेड लॉक आ जाए तो फिर उसी तरह ही होता है जिस तरह हमारे पाकिस्तान के साथ हुआ। तभी मैं क्या पूरी कौम अपने लीडरों से रिक्वेस्ट करती है कि लड़ाई के बजाय रहनुमाई करें, सर सियासी डेड लॉक को तोड़ें और आपस में सर जोड़ें, तो तभी पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है। अगर इसी तरह जिद पे खड़े रहे और सियासी डायलॉग शुरू नहीं किए तो पाकिस्तान को खतरे में मैशत को डाल देंगे। सर, इंटरबैंक में जो प्रेशर है वो नजर आ रहे हैं। ओपन मार्केट की क्या सूरत हाल है, क्या वहां पर भी डिमांड है, पैनिक बाइंग क्या वहां पर भी हो रही है? देखो जी, पब्लिक बिल्कुल खरीदने, आज भी हमारे पास $15 मिलियन पब्लिक ने बेचे थे जो कि हमने इंटर बैंक में सिलेंडर किए। बैंकों की डिमांड बहुत ज़्यादा है इस वक्त। मैं आपको बताऊं, इस महीने जो एनर्जी का बिल है वो $3.7 बिलियन आया है। और क्या तवक्कात है इस वक्त मार्केट में कि क्या होगा रुपये और डॉलर के हवाले से? देखो जी, इस वक्त
मिफ्ता समीद साहब ने कॉन्फ्रेंस भी की है कि हमें IMF से हमने स्टाफ लेवल पे कर लिया, अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी हमारा साइन इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो वो कहते हैं शेयर आया, शेयर अब शेयर आएगा तो इनको यकीन लोगों को आएगा, उस वक्त तक तो कोई मार्केट असर नहीं ले रही इनकी बातों का। तो जब फंड आ जाएंगे तो मैं समझे $1.25 अरब IMF ने देने हैं। जैसे मिफ्ता समीद साहब ने कहा है कि दोस्त ममालिक से भी हमारे $4 अरब ने, चाइना और सऊदीया ने भी वादा किया है। तो ये अगर आ जाते हैं तो हमारे वर्ल्ड बैंक, एशिया बैंक, इस्लामी बैंक से हमें कोई $20 अरब मिलने हैं अगले 2 साल के लिए। तो ये सूरत वो सब ने शर्त यही रखी है कि आप IMF को राज़ी करें, उनका ग्रीन सिग्नल होगा तो हम आपको चीज़ें देंगे। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को जो है अपने वादे की पासदारी करती है, जो भी उन्हें वादे किए एग्जीक्यूटिव इजलास से पहले वो अपने वादे पूरे करे ताकि IMF का जो है प्रोग्राम बहाल हो जाए। तो इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है, वरना पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ जाता है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।